हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद रैंकर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा यूपी पेड बैच का 8वां दिन और आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजपूत काल। आज हम देखेंगे राजपूत काल के बारे में, जिसमें मैं एक एक करके सभी राजपूत काल के जो राजा थे, राजपूत राजा थे, और साथ ही साथ उनके समानांतर जो अलग अलग राज्यों में जो राजा राज करते थे, शासक थे, ठीक है, उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करेंगे थ्योरी के साथ, एंड करेंगे क्वेश्चंस के साथ। एज यूजुअल हम करते आ रहे हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट मी। मेरा नाम है ऋतुल प्रताप सिंह। मैंने क्लियर किए हैं सारे एग्जाम्स। लास्ट ईयर मुझे मिले थे 98% इन यूपी पैट एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले जितने भी लोग टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हैं वो इस्तेमाल करें मेरा कूपन कोड, ठीक है, और आपको मिलेगा, कूपन कोड इस्तेमाल करिए और आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति से कि आखिर राजपूत की उत्पत्ति होती कैसे है, किस तरीके से राजपूत राजा आते हैं, और लगभग 1000 वर्षों तक, ठीक है, भारत के अंदर राज करते हैं। लगभग 1000 वर्ष, जिसमें 500 वर्ष उनका पूरा आधिपत्य रहता है, लेकिन बाकी के 5 वर्ष जो उनका मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनके साथ संघर्ष में बीतता है। तो शुरू करेंगे और देखेंगे एक एक करके। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात, जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, कल वाले लेक्चर मैंने आपको पूरी कहानी हर्षवर्धन की समझाई थी, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो उत्तर पश्चिम भारत था वो राजपूतों के रूप में छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। ठीक है, राजपूत क्या किए, वहां पे छोटे छोटे राज्य स्थापित किए, और इनका राज मैंने अभी आपको बताया ही कि लगभग 1000 वर्षों तक चलता है, जिसमें 500 वर्ष तक वे अच्छी तरह से राज करते हैं, परंतु बाद में जो मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं उनसे उनका संघर्ष होता है और इनके जो राज्य थे वो अलग थलग हो जाते हैं और धीरे धीरे इनका वर्चस्व भारत के इतिहास से खत्म हो जाता है। ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति के मामले की बात की जाए तो एक बहुत बड़े कवि हैं जिनका नाम है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की एक किताब है जिसका नाम है चंदबरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की चंदबरदाई में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में एक अनोखी, कह सकते हैं अनोखी कहानी लिखी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो आबू पर्वत है, माउंट आबू का पर्वत है, वहां पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे कौन, राजपूत। ठीक है, और जो ये उत्पन्न हुए, चंदबरदाई ने जो बताया अपने कि वशिष्ठ के अग्निकुंड से, अग्नि ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है, वशिष्ठ के अग्निकुंड से कौन उत्पन्न होते हैं, वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न होते हैं राजपूत। और जो 4 राजपूत वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न होते हैं उनमें से एक एक करके अगर देखा जाए तो सबसे पहले आते हैं प्रतिहार, जिनका जो क्षेत्र था वो था दक्षिण राजस्थान। ठीक है, जिनका क्षेत्र था दक्षिण राजस्थान। उसके बाद चालुक्य, चालुक्य को ही सोलंकी के नाम से भी जाना जाता है, चालुक्य को ही सोलंकी बोला जाता था, चालुक्य या सोलंकी, जिनका जो स्थान था शासन का वो था पूर्वी राजस्थान। नहीं, चालुक्य नहीं थे, वहां पे चौहान थे। जो चालुक्य की जगह थी वो थी गुजरात का काठियावाड़। हाँ, काठियावाड़ में इनका स्थान था, यहाँ पे ये शासन करते थे। चालुक्य के बाद चौहान, चौहान का जो शासन का क्षेत्र था वो था पूर्वी राजस्थान। और उसके बाद आते हैं परमार, जिनको बाद में परमार को पवार भी आप कहीं कहीं पढ़ोगे, तो परमार, और परमार का जो क्षेत्र था वो मालवा का क्षेत्र था। तो इस तरीके से ये राजपूतों की उत्पत्ति होती है, ऐसा पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई अपना जो उनकी एक किताब है उसमें लिखते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। यही था राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में। और हम पढ़ते हैं सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। देखो, स्लाइड चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्या करोगे आप, 10 सेकेंड वीडियो स्किप करोगे और आप नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचोगे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो जो अग्निकुंड से राजपूत निकलते हैं उसमें जो सबसे प्रसिद्ध जो वंश था वो गुर्जर प्रतिहार वंश था, क्योंकि इनकी जो शाखाएं थी वो गुर्जर वंश से संबंधित थी, इसलिए इसको गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। और इनकी जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ पे हुई, गुजरात व दक्षिण राजस्थान में हुई है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई थी इनकी उत्पत्ति। ठीक है, वो अपना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा। इस वंश का जो संस्थापक था उसका क्या नाम था, संस्थापक कौन था, संस्थापक था हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र संस्थापक थे किसके, गुर्जर प्रतिहार वंश के। ये वो हरिश्चंद्र नहीं है जिसके बारे में हम कहानियां सुनते हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र मत बनो, मतलब सत्य के पुजारी मत बनो। ठीक है, वो हरिश्चंद्र नहीं है, ये दूसरे हरिश्चंद्र है। ठीक है,
संस्थापक था हरिश्चंद्र, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है किसी और को। हरिश्चंद्र को वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता गुर्जर प्रतिहार वंश का। जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है नागभट्ट प्रथम को। किसको माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश का। ठीक है, इसके बाद जो इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ उसका नाम था मिहिर भोज प्रथम। उसका नाम था मिहिर भोज प्रथम। ये इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ और जो इसका टाइम पीरियड है, इसके राज करने का जो टाइम पीरियड था वो था लगभग 836 ईस्वी से लेकर के ये राज करता है 885 ईस्वी तक। आप समय का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सालों तक ये राज करता है जो अपने गुर्जर प्रतिहार वंश की गद्दी पे। ठीक है, और मिहिर भोज ने कई राजों को पराजित किया और जो कन्नौज की लड़ाई थी, मैंने कल आपको लास्ट में बताया कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो कन्नौज की जो पूरा का पूरा कन्नौज का आकर्षण था वो सभी के सभी राजाओं के बीच में था। तो कन्नौज पे आधिपत्य स्थापित करने के लिए एक त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था पाल गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में। ठीक है, जिसमें प्रतिहार अंततः जीतते हैं। तो मिहिर भोज प्रथम ने क्या किया? पाल शासक थे जिनका नाम था देवपाल, और उसके बाद राष्ट्रकूट शासक थे जिनका नाम था कृष्ण तृतीय। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक थे जिनका नाम था कृष्ण तृतीय। तो इन दोनों को कौन हराता है? इनको कौन हराता है? मिहिर भोज प्रथम ने। ठीक है, और इन दोनों को हरा करके कन्नौज पे अपनी राजधानी बना लेता है। कन्नौज को राजधानी किसको बना लेता है? कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है। कन्नौज उस समय काफी ज्यादा फ्लोरिश कर चुका था, कन्नौज काफी आगे निकल चुका था, कन्नौज की जो गरिमा थी वो काफी बढ़ चुकी थी, इसीलिए अपनी राजधानी को कन्नौज स्थापित कर लेता है कन्नौज को। इसके अलावा मिहिर भोज का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था महेंद्रपाल प्रथम। मिहिर भोज प्रथम का जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम था महेंद्रपाल प्रथम। और महेंद्रपाल प्रथम का अगर हम शासनकाल देखें तो ये चलता है लगभग 890 ईस्वी से लेकर के 910 ईस्वी तक। ठीक है, यहां तक इसका शासन चलता है। और मिहिर भोज के जो उत्तराधिकारी था महेंद्रपाल प्रथम, इसके बारे में कहा जाता है कि ये विद्वानों को बहुत ज़्यादा संरक्षण देता था, विद्वानों का संरक्षक हुआ करता था। और महाकवि एक हैं जिनका नाम है राजशेखर, वो इसी के दरबारी थे। अब राजशेखर के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊं क्योंकि वो ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, अब एक बात और, 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी जब भारत पे आया था, भारत पे आक्रमण कर रहा था, तो उसी समय पे महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में इस वंश के शासक किसको? राज्यपाल ये पोस्ट नहीं है, राज्यपाल एक शासक का नाम था, राज्यपाल को हराता है और इस वंश का कर देता है अंत, और ये वंश हो जाता है वहीं पे समाप्त। ठीक है, कौन सा वंश? प्रतिहार वंश। ठीक है, प्रतिहार वंश हो जाता है समाप्त। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ज्यादा घोड़ा सैनिक, मतलब जो घोड़े पे चलते हैं ना, तो उनको क्या बोलेंगे? अश्वरोही सैनिक। सबसे ज्यादा सैनिक किसके पास थे? तो अश्वसैनिक सैनिक सबसे ज्यादा किसके पास थे? प्रतिहार राजाओं के पास थे। ठीक है, प्रतिहार राजाओं के पास सबसे, एक मिनट इरेज करने दीजिए इसको। सबसे ज्यादा सैनिक किसके पास थे? तो वो थे प्रतिहार राजाओं के पास। ठीक है, इसके अलावा अल-मसूदी जो बगदाद से एक यात्री था, ठीक है, अल-मसूदी एक यात्री था जो बगदाद से आया था, बगदाद का यात्री था। तो वो इन्हीं के शासनकाल में मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश के समय पे ही भारत आया था। अल-मसूदी बगदाद से आया था। कब आया था ये आया था 915 ईस्वी से में आया और 916 ईस्वी में वापस चला गया। ठीक है,
तो इतनी ही बातें हैं जो आपको राष्ट्र उसके गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में याद करके रखना है, क्योंकि ये इससे ज्यादा आपका गुर्जर प्रतिहार वंश से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। यही था जो भी था, इतना ही क्वेश्चन बन सकता है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले वंश गढ़वाल वंश के बारे की तरफ, और यहां पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वंश की स्थापना की थी चंद्रदेव ने। चंद्रदेव ने स्थापना की इस वंश की, और वो कब की? वो की लगभग 1085 ईस्वी के आसपास। ठीक है, गढ़वाल वंश की स्थापना करते हैं कौन? चंद्रदेव। और जो इस वंश का सबसे यशस्वी शासक था, यशस्वी शासक हुआ करता था, वो कौन था? यशस्वी शासक कौन था? यशस्वी शासक था गोविंद चंद्र। ठीक है, गोविंद चंद्र किसका बेटा था? गोविंद चंद्र देव का बेटा था। ठीक है, इसके अलावा जयचंद, जिसके बारे में आप सुने होंगे बहुत ज्यादा, जयचंद के बारे में लगभग पूरा भारत जानता है। ठीक है, बात बात में कह दिया जाता है कि जयचंद मत बनो। ठीक है, तो जयचंद जिसका शासनकाल था 1170 से लेकर के 1170 ईस्वी से लेकर के 1194 ईस्वी तक, वो भी इसी गढ़वाल वंश का राजा था, और जिसको 1194 ईस्वी में, जयचंद को 1194 ईस्वी में किसने हराया? 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने हराया। मोहम्मद गोरी इसको हराता है, इसको पराजित करता है। और कहां पे पराजित करता है? एक युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में 1194 ईस्वी में, जिसमें जयचंद होता है पराजित, और यहीं पे गढ़वाल वंश हो जाता है समाप्त। ठीक है, एक कहानी है, एक जो आप गढ़वाल वंश का समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक कहानी है जिसमें कहा जाता है कि जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जाकर के, और 1193 में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जाकर के जयचंद किसको? मोहम्मद गोरी के साथ हो जाता है, और बिट्रे करता है किसको? पृथ्वीराज चौहान को। और 1194 में वही मोहम्मद गोरी जयचंद को चंदावर के युद्ध में खत्म कर देता है, और वहीं से खत्म हो जाता है गढ़वाल वंश। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने 1194 में मार डाला था जयचंद को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। एक विद्वानों की माने तो जयचंद की पुत्री हुआ करती थी। जयचंद की पुत्री थी कौन? जयचंद की पुत्री कौन थी? संयोगिता थी। और जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था किसने? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। पृथ्वीराज चौहान, ये वही पृथ्वीराज चौहान हैं जिन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने क्या किया था? जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। ऐसा कहीं पे कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ जो है किताबें हैं वहां पे भी ये चीज लिखी गई है। ठीक है, बाकी मैं इस पे ज्यादा कमेंट करूंगा नहीं सच में किडनैप किया था कि नहीं किया था, बट इतना याद रखिए कि हाँ, जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता, जिसके बारे में कुछ विद्वान कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने संयोगिता का अपहरण कर लिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले वंश की तरफ, जिसका नाम है चौहान वंश। ठीक है, हाँ, चौहान वंश। तो इस चौहान वंश की स्थापना के बारे में बात करें तो 7वीं शताब्दी के आसपास, 7वीं शताब्दी कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, हाँ, 7वीं शताब्दी के आसपास एक राजा थे जिनका नाम था वासुदेव। ठीक है, जिनका नाम था वासुदेव। उन्होंने की थी चौहान वंश की स्थापना। ठीक है, किसने? 7वीं शताब्दी के आसपास वासुदेव ने किया था चौहान वंश की स्थापना। और इस वंश का जो यशस्वी राजा था, जिसका नाम था अजय राज, राजा अजय राज ने किसकी स्थापना की थी? अजमेर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, अजमेर नगर की स्थापना की, अजमेर नगर की स्थापना की, और इसी अजमेर नगर को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, अजमेर नगर की स्थापना की और अजमेर नगर को अपनी राजधानी बना लिया। इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा है, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने दो लड़ाइयां लड़ता है ये किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ। एक का नाम था, एक मिनट इरेज करने दीजिए, एक का नाम था तराइन का प्रथम युद्ध, और दूसरे का नाम था तराइन का द्वितीय युद्ध।
दोनों के बारे में आपने अपने मैं जहां तक जानता हूं कि सबको पता होगा, आपने अपने अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, जिसमें 1191 ईस्वी में जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को कर देता है पराजित। ठीक है, मैं मोहम्मद गोरी लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद गोरी को पहले युद्ध में कर देता है पराजित, लेकिन दूसरे युद्ध में तराइन का द्वितीय युद्ध जो होता है वो होता है 1192 ईस्वी में, और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जीत जाता है इस युद्ध को, और जो पृथ्वीराज चौहान है उसको बना लिया जाता है बंदी, और जिसके बाद उसको अफगानिस्तान में ले जाकर के उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसकी ईयर को लेकर के। तो याद रखिएगा, पहला युद्ध होता है 91 में, दूसरा युद्ध होता है 92 में। सिंपल तरीका है कि प्रथम युद्ध में 91 है, लास्ट में 1 है, द्वितीय युद्ध में लास्ट में 2 है, बस इतना याद रखो, बस बाकी कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक पृथ्वीराज तृतीय के एक राज कवि थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई। अभी मैंने आपको जब बता रहा था, मैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बता रहा था, तो वहां पे मैंने उसका जिक्र किया था। चंद्रबरदाई की एक किताब है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, वो लिखी गई है, जो पुस्तक लिखी गई है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की, उसमें आपको एक मिनट, मैं यहीं पे बताता हूं। एक प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे इनके दरबार में जिनका नाम था चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई की एक किताब है पृथ्वीराज रासो, जिसके बारे में इन्होंने कई सारी चीजें बताई हैं। राजपूतों के इतिहास इसमें लिखा गया है, लेकिन पृथ्वीराज रासो जो मूलतः अगर देखा जाए तो वो पृथ्वीराज चौहान है उन्हीं के नाम से ली गई है। ठीक है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है पृथ्वीराज रासो, जिसके बारे में पूरे राजपूत का इतिहास आपको मिलेगा, और साथ ही साथ पृथ्वीराज के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी गई हैं। जाहिर सी बात है कि दरबारी थे किसके, पृथ्वीराज तृतीय के, तो उन्हीं के बारे में अच्छी बातें लिखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मालवा के परमार। लेकिन उसको शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में, मैंने एसएससी के क्वेश्चंस में देखे हैं, आयोग में तो नहीं पूछता है, लेकिन एसएससी में ये क्वेश्चन पूछता है कि जो दिल्ली है, वो दिल्ली शहर की स्थापना का, जो दिल्ली नगर है, दिल्ली शहर है, उसकी स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो एक वंश चला था जिसका नाम था तोमर वंश, और तोमर वंश की स्थापना किसने, अनंतपाल तोमर ने तोमर वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और तोमर वंश में का जो ने क्या किया था, जो दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर का आज नाम दिल्ली है, इसके पहले इसका नाम था ढिल्लिका। क्या नाम था, ढिल्लिका। तो ढिल्लिका शहर की स्थापना, ढिल्लिका नगर यानी आज का आधुनिक दिल्ली, उसको किसने बनाया, उसको बनाने का श्रेय जाता है अनंतपाल तोमर को। अनंतपाल तोमर ने ढिल्लिका यानी आज की दिल्ली की स्थापना की, दिल्ली नगर की स्थापना की। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, अगला टॉपिक यानी अगला वंश, ठीक है, उसकी तरफ, और देखते हैं उसके बारे में। शायद मालवा का परमार होगा, मे भी देखते हैं। देखिए, स्लाइड चेंज होने में टाइम लगता है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आप क्या करोगे, 10 सेकेंड स्किप करोगे और पहुंचोगे आप अगली स्लाइड पे। ठीक है, मालवा के परमार। तो परमार राजवंश का अगर प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक की बात की जाए तो उसका नाम था सीयक, या उसी को बोलते थे श्रीहर्ष। क्या बोलते थे, इसका नाम था सीयक, या इसी का नाम था श्रीहर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। मालवा का परमार, जिसमें मालवा के परिवार का अगर प्रथम शक्तिशाली और स्वतंत्र शासक की बात की जाए तो उसका नाम था सीयक और श्रीहर्ष। प्रारंभ में इनकी राजधानी थी उज्जैन, इनकी राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। राजधानी क्या थी, उज्जैन। लेकिन बाद में ही अपनी राजधानी उज्जैन से शिफ्ट कर देते हैं। कहां पे, यहां से इनकी जो राजधानी है वो शिफ्ट होती है धारा, और कहां पे राजधानी चली जाती है, उज्जैन से धारा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। भोज, राजा भोज के बारे में आपने सुना होगा। तो भोज जो थे, राजा भोज, जिनका शासनकाल अगर देखा जाए तो लगभग 1000 ईस्वी से लेकर के 1055 ईस्वी तक माना जाता है। तो राजा भोज इसके प्रतापी राजा थे, सबसे लोकप्रिय शासक थे, और ये बहुत बड़े विद्वान थे। राजा भोज क्या थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तो आपने कई सारी कहानियां भी राजा भोज के बारे में सुनी होंगी, और अपनी विद्वता के कारण राजा भोज को कविराज भी कहा जाता था।
ये विद्वान थे और ये विद्वान होने के कारण इनको कविराज भी बोला जाता था। इसके अलावा भोज ने अपने कई सारे किताबें लिखी गई हैं। राजा भोज की कुछ किताबें हैं जिसमें से एक किताब है जिसका नाम है, राजा भोज की जो किताबें हैं उसमें से एक किताब है जिसका नाम है आयुर्वेद सर्वस्व। ठीक है, ये किताब है जिसको राजा भोज ने लिखा है। इसके अलावा और एक दो किताबें हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आयुर्वेद सर्वस्व आप याद रखिए। ठीक है, तो मालवा के परिवार के बारे में बात करें तो शीयक या उसी का नाम श्रीहर्ष था, सबसे प्रतापी राजा था। किसका? मालवा के परमार, जो परमार वंश का था। ठीक है, इसके अलावा राजधानी इनकी उज्जैन थी। उज्जैन से इन्होंने अपनी राजधानी कहां शिफ्ट की? धारा शिफ्ट की। भोज इस वंश का प्रतापी राजा था। प्रतापी राजा का मतलब बहुत अच्छे राजा थे वो राजा भोज, जिनके बारे में आप कविताओं या फिर किताबों में पढ़ते होंगे। जिनका शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल 1000 से लेकर के 1055 ईस्वी तक था। ये बहुत बड़े विद्वान थे और अपनी विद्वता के कारण इनको कविराज की उपाधि दी गई थी। इनको कविराज कहा जाता था। अगर इनकी किताबों की बात करें तो किताबों में जो इनकी एक किताब है जो बहुत अच्छी किताब है, किसके बारे में? आयुर्वेद के बारे में। उस किताब का नाम है आयुर्वेद सर्वस्व। इसके बाद हम बात करेंगे बुंदेलखंड के चंदेलों के बारे में। अगर आप कभी खजुराहो गए होंगे तो इनकी झलक आपको एक देखने को मिली होगी। चंदेलों की जो राजधानी हुआ करती थी, चंदेलों की राजधानी थी वो थी खजुराहो। खजुराहो में एक प्रसिद्ध मंदिर है जो विश्व धरोहर स्थल है, उसको माना जाता है, विश्व धरोहर स्थलों में से एक है, माना नहीं जाता है एक्चुअली। ठीक है, चंदेलों की राजधानी थी खजुराहो और इस वंश का जो यशस्वी शासक था उसका नाम था यशोवर्मन। यशस्वी से यशोवर्मन। ठीक है, तो एक इस वंश का जो यशस्वी शासक था उसका नाम था यशोवर्मन। और यशोवर्मन ने खजुराहो में एक मंदिर है जिसका नाम है विष्णु मंदिर या फिर चतुर्भुज मंदिर, उसी को कहते हैं विष्णु मंदिर। ठीक है, जुकाम हो गया है। खजुराहो में एक मंदिर है जिसका नाम है विष्णु मंदिर और इसी को बोलते हैं चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा, चतुर्भुज मंदिर। तो खजुराहो में एक मंदिर है विष्णु मंदिर जिसको चतुर्भुज मंदिर भी बोलते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था यशोवर्मन ने। यशोवर्मन के पुत्र थे जिनका नाम था धंग। मैं ये क्यों बता रहा हूं? इनके पुत्र से मुझे क्या मिलने वाला है? पुत्र के बारे में क्यों बता रहा हूं? इतने बड़े शासक थे क्या? रुकिए एक बार इसको इरेज करने दीजिए। यशोवर्मन के पुत्र थे जिनका नाम था धंग। और धंग के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं? धंग का जो शासन काल अगर देखा जाए तो ये 950 ईस्वी से लेकर के 1008 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, और धंग ने ही, धंग है घंग नहीं है, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण शासक था और धंग ने ही खजुराहो के भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। जो खजुराहो के मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, अगर आप में से कोई कभी खजुराहो गया होगा तो इसकी एक झलक देखा होगा। खजुराहो के मंदिर का निर्माण कौन करवाया? वो करवाया धंग ने। ठीक है, और खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया जिसमें अगर देखा जाए तो महादेव का मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, वैद्यनाथ मंदिर है, ये सारे मंदिर इसी में आते हैं। तो धंग ने ही खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया। तो बुंदेलखंड के चंदेल हो गए, राजधानी खजुराहो थी। यशोवर्मन इनका एक यशस्वी राजा था जिसने विष्णु मंदिर या फिर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। यशोवर्मन के पुत्र थे धंग, जिनका शासनकाल 950 से लेकर के 1008 ईस्वी तक माना जाता है और ये इन्होंने ही खजुराहो के जो भव्य मंदिर है उनका निर्माण करवाया था। इसके बाद आते हैं गुजरात के सोलंकी या चालुक्य। गुजरात के सोलंकी चालुक्य का मतलब क्या हुआ? सोलंकी ही चालुक्य थे या फिर चालुक्य ही सोलंकी थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, गंगाधरी शक्तिमान था, तो गुजरात के जो सोलंकी थे उनको ही चालुक्य भी बोला जाता है। अब इस वंश के जो मूल संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे मूलराज प्रथम। मूल संस्थापक मूलराज प्रथम। ठीक, मूलराज प्रथम इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे। और इसके अलावा इन्होंने इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? अनहिलवाड़। क्या? अनहिलवाड़। अजीब है ना? अजीब है तो क्या करूं यार, याद तो करना पड़ेगा। मूलराज प्रथम की जो राजधानी थी वो क्या थी? वो थी अनहिलवाड़। इसके अलावा भीम प्रथम इस वंश का प्रसिद्ध शासक था, भीम फर्स्ट। और ये वही भीम फर्स्ट है जिसके समय पे महमूद गजनवी ने क्या किया था? आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पे। तो भीम प्रथम का अगर हम शासनकाल का जो समय देखें तो वो 1022 से लेकर के 1064 ईस्वी तक माना जाता है। और इसी के शासनकाल पे महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था।
सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये हुआ था सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण कब हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 1025 ईस्वी में। ठीक, तो गुजरात के सोलंकी भीम प्रथम इसका एक प्रतापी राजा था, एक महत्वपूर्ण राजा था, प्रसिद्ध राजा था, लेकिन इसके शासनकाल में ही महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया और उसको उस आक्रमण से जो भीम प्रथम थे उन्होंने वो सोमनाथ मंदिर को बचा नहीं पाया। उसके बाद क्या होता है आप सबको पता ही होगा। ठीक है, इसके अलावा जय सिंह सिद्धराज इस वंश का एक महान शासक था जिसके दरबारी थे कौन? हेमचंद्र। हेमचंद्र कौन है? ये बहुत प्रसिद्ध जैन आचार्य थे उस समय के। तो जय सिंह सिद्धराज, मैं लिखता हूं नाम, जिनका नाम था जय सिंह सिद्धराज। आप कहेंगे सर आप तो 4 ही वंश बताए थे राजपूत में, इतने सारे कहां से आ गए? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है राजपूत राजा ही नहीं बताने वाला हूं, राजपूत राजाओं के समकालीन जो और भी राजा थे उनके बारे में भी डिस्कशन होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा है राजपूत। आपको जो आयोग के सिलेबस में कभी सभी हमेशा राजपूत काल लिखा मिलता है, राजपूत वंश नहीं लिखा मिलता, राजपूत काल। और राजपूत काल किसको बोलते हैं? मैंने बताया आपको कि लगभग 1000 सालों तक शासन किया है, जिसमें से 500 साल तो इन्होंने इनके मतलब कोई इनको किसी प्रकार की बाधा का सामना करना ही नहीं पड़ा। अगले 500 सालों में हालांकि मुस्लिम आक्रमणकारी आ गए, जब से ये महमूद गजनवी आपको दिख रहा है, मोहम्मद गोरी दिख रहा है, यहाँ पे इनको संघर्ष करना पड़ा, उनका सामना करना पड़ा। लेकिन उसके पहले तो ये बड़े आराम से रह रहे थे, तो वो पूरे के पूरे समय को राजपूत काल बोला जाता है। लगभग ये 8वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी के बाद के समय को बोला जाता है राजपूत काल। और यहीं से जो मध्यकालीन इतिहास में हम प्रवेश करते हैं। और जय सिंह सिद्धराज देखिए, हाँ गुजरात के सोलंकी में इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये उसके समकालीन थे, बस। ठीक है, याद रखना है तो याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जय सिंह सिद्धराज इस वंश का सबसे महान शासक था और इसी के दरबार में मैंने भी आपको बताया, चिल्ला चिल्ला के बताया कि हेमचंद्र जो क्या थे, ये प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। वो कौन, किसके दरबार में थे? वो थे जय सिंह सिद्धराज के दरबार में। ठीक है, ठीक है, ये रहा गुजरात के सोलंकी के बारे में। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, एक चीज मैंने पीछे भी, चलो अभी बाद में बता दूंगा। ठीक है, बाद में बता दूंगा, उसमें क्या है। चलते हैं अगले वंश, पाल वंश के बारे में। अब आप कहेंगे सर पाल वंश पढ़ाने की क्या जरूरत है, पाल वंश तो है ही नहीं राजपूत काल में। भैया ये समकालीन थे और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे शशांक की मृत्यु, पाल वंश बेसिकली देखा जाए तो ये बंगाल में थे। पाल वंश बंगाल क्षेत्र से थे। ठीक है, तो मैंने आपको कल रात उसमें बताया था जब हर्षवर्धन को पढ़ा रहा था कि उनके हर्षवर्धन के बड़े भाई प्रभाकर वर्धन को की हत्या कौन करता है? शशांक करता है। और शशांक जो था वो कहाँ का राजा था? बंगाल का राजा था। ठीक है, तो शशांक की मृत्यु और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो बंगाल की राजनीतिक स्थिति थी वो कभी खराब हो रही थी। और इसी को खत्म करने के लिए सभी सरदार और सामंतों ने मिल करके, एक इंसान था जिसका नाम था गोपाल। ठीक है, गोपाल, और गोपाल को अपना राजा चुनते हैं और गोपाल बनता है संस्थापक किसका? पाल वंश का। यहीं से शुरुआत होती है पाल वंश की। ठीक है, राजा गोपाल शुरू करते हैं पाल वंश को। और गोपाल ने क्या किया कि पूरे बंगाल को एक करता है, पूरे बंगाल का एकीकरण करता है और मगध को भी अपने अधीन लेता है। ठीक है, गोपाल क्या करता है? संस्थापक था और इसने मगध को भी अपने अधीन ले लिया, मगध को भी अपने अधीन कर लेता है। ठीक है, इसके बाद गोपाल का पुत्र पैदा होता है, गोपाल का पुत्र पैदा होता है जिसका नाम, गोपाल का पुत्र पैदा नहीं, गोपाल का पुत्र जो है मतलब हाँ पैदा होता है, लेकिन ये धर्मपाल बैठते हैं गोपाल के बाद सिंहासन पे। ठीक है, गोपाल का बेटा धर्मपाल बैठता है सिंहासन पे। और धर्मपाल के शासनकाल में जो कन्नौज पे नियंत्रण के लिए पाल गुर्जर प्रतिहार के बीच में लड़ाइयां चल रही थी, उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष होता है और इसके बाद इसमें धर्मपाल विजयी होता है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। धर्मपाल आता है गोपाल के बाद और ये क्या करता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। विक्रमशिला
विद्यालय की स्थापना करता है। इसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के अलावा ये नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार भी इसने करवाया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय निम्न में से किस पाल वंश के राजा ने बनवाया, तो उसका राइट आंसर होगा धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल के बाद जो सत्ता में आता है उसका नाम था देवपाल। ठीक है, देवपाल सत्ता में आता है और जिसका शासनकाल अगर हम देखें तो 810 ईस्वी से लेकर के 850 ईस्वी तक था, मतलब इसने लगभग 40 वर्षों तक राज करता है पाल वंश के अंदर। ठीक है, और जो सबसे शक्तिशाली शासक था कौन था, वो देवपाल था। वो देखने से लग रहा है 40 वर्ष राज करना बहुत बड़ी बात होती है ना। इसने उड़ीसा असम को जीता तथा प्रतिहार राजा भोज व राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष को भी हराया। ठीक है, देवपाल ने क्या किया, जो प्रतिहार राजा थे, प्रतिहार राजा थे, उनका क्या नाम था प्रतिहार राजा का, वो नाम था भोज। प्रतिहार राजा भोज और राष्ट्रकूट राजा जिनका नाम था अमोघ वर्ष, अमोघ, एक मिनट ऐसे होगा ना, अमोघ वर्ष। ठीक है, राजपूत राजा प्रतिहार राजा भोज और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष को हराया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद जो शासक बनता है वो महिपाल बनता है और महिपाल को राजेंद्र चोल ने आक्रमण करके पराजित कर देता है और यहीं से खत्म हो जाता है बंगाल का वंश। लास्ट शासन देखिए, लास्ट शासक अगर आप देखेंगे तो उसका नाम था महिपाल, और महिपाल को पराजित किया, महिपाल पराजित हुआ, किससे हुआ पराजित, महिपाल पराजित होता है राजेंद्र चोल से। चोल पढ़ाऊंगा तो मैं बात करूंगा उस पर। ठीक है, राजेंद्र चोल से, राजेंद्र चोल से पराजित होता है महिपाल और यहीं पे पाल वंश की जो राम नाम सत्य हो जाता है, ऐसा बोल दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, अपने अगले वंश की तरफ, जिसमें है कौन, बादामी के चालुक्य। वाह, अब आपको बादामी के बारे में मैंने, अगर आप हर्षवर्धन के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि बादामी का एक राजा था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, जो एक अकेला राजा था जिसने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, तो हम ये जो बादामी के चालुक्य हैं, हम उन्हीं बादामी के चालुक्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस वंश का जो संस्थापक है वो देखें तो इस वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। संस्थापक गलत हो गया, ये सही कर देता हूं। संस्थापक कौन था, संस्थापक था पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन प्रथम इस वंश का संस्थापक था, जिसका जो शासनकाल अगर हम देखें तो 535 से लेकर के 535 ईस्वी से लेकर के 566 ईस्वी तक इसका शासन था। ठीक है, इस वंश की जो राजधानी थी वो राजधानी थी वातापी, राजधानी थी वातापी। और वातापी कहां पे है, ये वातापी को देखें अगर तो आज के बादामी, यानी कि बादामी कहां पे है, ये है बीजापुर, बीजापुर का एक जिला है। ठीक है, बीजापुर जिला है, बीजापुर का एक जिला नहीं है, बीजापुर जिला है। बीजापुर एक जिला है, कहां पे, वो है कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक में एक जिला है बीजापुर, और बीजापुर के बादामी में इसकी राजधानी हुआ करती थी, किसकी, बादामी के चालुक्यों की। इसके बाद जो अगला राजा आता है वो आता है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन फर्स्ट का बेटा पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड, और पुलकेशिन सेकंड के बारे में आपको मैंने कल बताया था कि इसने जो हर्षवर्धन है उनको पराजित किया, कदम्ब को पराजित किया, पश्चिमी गंग को पराजित किया, और पराजित करने के बाद इसने एक उपाधि धारण की, परमेश्वर, परमेश्वर की उपाधि। मुझे पता है, मुझे कल कुछ लड़कों ने कमेंट करके बोला था कि सर लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता थोड़ा, यार देखो क्या करूं, मैं लिख के इसलिए समझाता हूं क्योंकि मैं आपको चाहूं तो पीपीटी बनवा करके आपके पास ला सकता हूं। एक पीपीटी ऐसे रहेगा, बस उसमें मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे ऐसे मार्कर से ऐसे लाइन खींचता जाऊंगा और आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो मैं वैसे भी पढ़ा सकता हूं, मैं चाहूं तो वैसे भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं वैसे क्यों नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे यार, मैं उस तरीके से आपको नोट्स दे दूंगा तो फिर किताब में और आपके ये नोट्स में फर्क क्या रह जाएगा।
अगर मैं वैसे आपको पढ़ा दूं और उस तरीके से दे दूं तो किताब पढ़ लीजिए, उससे बेहतर है। मैं इस तरीके से क्यों बता रहा हूं, ताकि आप सेम टू सेम ऐसे ही अपनी नोट्स बनाते चलिए, और ऐसे नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको ही फायदा होगा, शॉर्ट फॉर्म में होगी, रिवाइज करने में आसानी होगा, ठीक है। बाकी आप कहोगे तो मैं बनवा करके दे दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या करना है, बैठ करके टाइप ही करवाना है, 1 घंटे का काम है, पर डे हो जाया करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है ना इसके साथ कि अगर आप ऐसे लिखते चलोगे साथ ही साथ तो वो आपके लिए बेहतर है, आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलो यार, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन में सोचिए पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे तो नहीं कवर कर पाएंगे, वहां आपकी ये शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगी, ठीक है। तो पुलकेशिन सेकंड ने क्या किया कि जो हर्षवर्धन को हराया, कदम को हराया, पश्चिमी गंग को हराया, इसके बाद उसने क्या की, परमेश्वर की उपाधि धारण करी। पुलकेशिन सेकंड ने क्या किया था कि पर्शिया के राजा, पुलकेशिन सेकंड ने पर्शिया के राजा, पर्शिया के राजा जिनका नाम था खुसरो सेकंड, खुसरो सेकंड, ठीक है, पर्शिया के राजा खुसरो सेकंड के दरबार में अपना दूत भेजा था, खुसरो सेकंड के दरबार में अपना दूत भेजा, ठीक है, ओके। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, कीर्तिवर्मन द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था जिसे दंती दुर्ग ने पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अभी जब राष्ट्रकूट पढ़ेंगे तो आपको बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूट के बीच में क्या संबंध था उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था कीर्तिवर्मन सेकंड, ठीक है, कीर्तिवर्मन सेकंड इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक था, जिसको पराजित किसने किया, जिसको पराजित किया दंती दुर्ग ने, इसने दंती दुर्ग ने। और ये कौन था, एक दंती दुर्ग कौन था, एक राष्ट्रकूट राजा था, राष्ट्रकूट राजा था जिसका नाम था दंती दुर्ग, ठीक है। तो संस्थापक थे बादामी के चालुक्य की बात करें तो संस्थापक थे पुलकेशिन फर्स्ट। इनकी राजधानी थी वातापी, जो वर्तमान के कर्नाटक राज्य में बीजापुर जिला है, जिसमें एक बादामी करके एक जगह है, वहां पे स्थित है। पुलकेशिन सेकंड इसकी जो बादामी के चालुक्य हैं उनके एक प्रतापी राजा थे पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन, गंग और कदम्ब को हरा करके परमेश्वर की उपाधि धारण करते हैं, और इन्होंने पर्शिया के राजा खुसरो सेकंड के दरबार में अपना एक दूत भी भेजा था। कीर्तिवर्मन सेकंड इस चालुक्य वंश के, बादामी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक थे, जिनको दंती दुर्ग ने, जो कि एक राष्ट्रकूट राजा था, उसने पराजित करके इस वंश को समाप्त कर देता है, ठीक है। इसके अलावा अब चलते हैं हम राष्ट्रकूटों के बारे में, ठीक है। अब देखिए 8वीं शताब्दी जब शुरू होती है तो उसमें दक्षिण भारतीय राजाओं में अगर देखा जाए तो राष्ट्रकूट राजाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रकूट राजा ये पूरा अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में फैले हुए थे। दक्षिण भारत की बात करेंगे तो आपको राष्ट्रकूट का नाम लेना ही पड़ेगा, है ना। तो इन्होंने लगभग 200 वर्षों तक भारत की राजनीति को प्रभावित किया और अपना शासन किया, ठीक है। प्रारंभ में जो राष्ट्रकूट थे ये मंत्री हुआ करते थे या सामंत हुआ करते थे, किसके यहाँ, राष्ट्रकूट थे, ये सामंत थे किसके, किसके, बादामी के चालुक्यों के। अभी मैंने बताया ना, बादामी के चालुक्यों के यहाँ। और राष्ट्रकूट होगा यहाँ, कूट नहीं, सॉरी, राष्ट्रकूट जो थे वो बादामी के चालुक्यों के यहाँ सामंत हुआ करते थे। मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि स्टार्टिंग में नहीं, उसके चालुक्य, बादामी के चालुक्य का जब वंश खत्म होता है तो राष्ट्र राजा जो था कीर्तिवर्मन द्वितीय को कौन पराजित करते हैं, दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग कौन था, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक था, ठीक है। तो इस वंश का जो संस्थापक है उसकी बात करें तो संस्थापक था दंती दुर्ग, संस्थापक ऐसे लिखा जाएगा, संस्थापक था दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग ने क्या किया, दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को हरा करके इस वंश की स्थापना की। और दंती दुर्ग का समय देखा जाए तो 735 से लेकर के 755 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। और इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी मान्यखेत या मालखंड। इनकी राजधानी क्या थी,
वो मान्यखेद थी। देखिए राजधानियों से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, उन्हीं राजधानियों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आज के परिदृश्य में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन्हीं से पूछे जा सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस वंश का एक प्रसिद्ध शासक था जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं, अभी जब बताऊंगा तब समझ में आएगा, अभी कैसे पता चलेगा है। कृष्ण प्रथम इस वंश का एक प्रतापी शासक था, एक प्रसिद्ध शासक था कृष्ण प्रथम। एक ये महान निर्माता था जिसने एक चट्टान से काटकर एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसको बनवाया, एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया। और इसकी जो विशेषता है वो क्या है, ये एक पत्थर को काट के बनाई गई है, एक सिंगल पत्थर को काट करके बनाया गया है, एक पत्थर को काट कर बना है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कृष्ण प्रथम ने क्या किया, एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया, और इस मंदिर की खासियत क्या है कि ये एक सिंगल पत्थर को काट करके बनवाया गया है। और ध्रुव जो था, एक कृष्ण प्रथम के बाद एक और शासक आता है जिसका नाम था ध्रुव, ठीक है, ध्रुव तारा नहीं, ध्रुव, ठीक है। और ध्रुव का शासनकाल देखा जाए तो 780 से लेकर के 793 ईस्वी तक माना जाता है। और ध्रुव ने क्या किया था, राष्ट्रकूट वंश का यह पहला शासक था जिसने उत्तरी भारत पे आधिपत्य हेतु त्रिकोणीय संघर्ष में दृढ़ता के साथ हस्तक्षेप करके गुर्जर, प्रतिहार नरेश, वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव ने क्या किया, प्रतिहार और पालों को पराजित करके, प्रतिहार और पाल, पाल में किसको, धर्मपाल, और प्रतिहार में किसको, प्रतिहार में वत्सराज, दोनों को पराजित करके इनको हरा के, इरेजर कहाँ है, इधर रहा, इनको हराता है, हराकर जो उत्तर भारत में है उसको, उत्तर भारत में विजय सुनिश्चित करता है, ठीक है, कौन, ध्रुव, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था राष्ट्रकूट वंश के बारे में। इसके अलावा इसके बाद ध्रुव के बाद कौन से आए, कौन से राजा आए, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश लगभग 200 सालों तक चला, तो थोड़ा सा लंबा चलेगा अभी राष्ट्रकूट वंश आपका, अभी तो ध्रुव तक ही पहुंचे हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद आपके गोविंद आएंगे, गोविंद के बाद अमोघ वर्ष आएंगे, अमोघ वंश के बाद इंद्र आएंगे, ठीक है। तो वहां तक अभी हमें पढ़ना है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए स्लाइड चेंज होने में टाइम अगर लग रहा है तो आप क्या करोगे, डबल टैप और आप पहुंच जाओगे सीधा अगली स्लाइड पे, ठीक है। अब यहां पे ध्रुव के बाद देखा जाए, देखिए एक और है जिसमें, चलिए ठीक है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। पांड्य वगैरह को हराए थे इसने, ध्रुव ने हराया था, वो इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कि होगा आपके पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद तृतीय का जो उत्तराधिकारी था अमोघ वर्ष, ठीक है। गोविंद तृतीय का उत्तराधिकारी कौन था, अमोघ वर्ष। रुकिए, क्या मैं गोविंद तृतीय पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। तो ध्रुव का उत्तराधिकारी था, राजा ध्रुव का उत्तराधिकारी कौन था, अरे गलत हो गया, राजा ध्रुव का उत्तराधिकारी कौन था, ध्रुव का उत्तराधिकारी था गोविंद थर्ड, ठीक है। गोविंद यार, गोविंद्र नहीं, ध्रुव का कौन उत्तराधिकारी था, फिर से गोविंद ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, गोविंद तृतीय। और गोविंद तृतीय ने मालवा, कौशल, कलिंग, बंग इन सब को विजय करता है और कई सारे राजाओं को, जिसमें पल्लव, पांड्य, केरल, गंग राजाओं को परास्त कर अद्वितीय विजेता होने का परिचय देता है। कौन, गोविंद तृतीय। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जितने राजा, इतने राजाओं को पराजित कर दिया है कि आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानिए ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय था। और गोविंद तृतीय का उत्तराधिकारी था जिसका नाम था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष के बारे में मैंने अभी आपको पीछे भी कहीं एक जगह जिक्र किया था अमोघ वर्ष का, याद होगा आपको तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो पीछे वीडियो जा करके देखिए। 814 ईस्वी से लेकर के जो इसका समय पीरियड है वो देखा जाता है, तो 814 से 876 ईस्वी तक माना जाता है अमोघ वर्ष का समय पीरियड, ठीक है। इसके अलावा
राष्ट्रकूट वंश का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था वो था अमोघ वर्ष का पौत्र इंद्र तृतीय। अमोघ वर्ष का पौत्र होता है, पौत्र पौत्र किसको बोलते हैं हमारे यहाँ, जो पौत्र होता है उसको नाती बोलते हैं, है ना। तो इंद्र तृतीय, ठीक है, ये सबसे प्रतापी राजा था किसका, राष्ट्रकूट वंश का। और इंद्र तृतीय का शासनकाल देखा जाए तो ये 915 से लेकर के 927 ईस्वी तक था। और इसके काल में जो अरब यात्री था वो अल-मसूदी वो आया था इसी के काल में भारत। अल-मसूदी भारत आया। अल-मसूदी कौन था, अल-मसूदी भारत वो था, सॉरी एक अरब यात्री था, ठीक है। इंद्र तृतीय के काल में अल-मसूदी भारत आता है। और इस वंश को जो शासक था कृष्ण तृतीय ने चोलों को परास्त करके रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ तथा एक मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण तृतीय ने। इसी वंश का शासक था एक जिसका नाम था कृष्ण थर्ड, ठीक है, कृष्ण तृतीय। और कृष्ण तृतीय ने किसको पराजित किया, चोलों को हरा करके चोलों को परास्त करके रामेश्वरम में विजय स्तंभ तथा एक मंदिर बनवाता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी रही राष्ट्रकूटों के बारे में। तो एक बार पीछे से जा करके देख लीजिएगा, अपने नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो आप पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले वंश की तरफ। अगला वंश कौन सा है देखते हैं। स्लाइड चेंज होने में समय टाइम लग रहा है, डबल टैप आगे बढ़ेंगे, है ना। बस खत्म होने वाला है फिलहाल, एक दो वंश और रह गए हैं, ठीक है। इसके बाद शायद पल्लव होगा, हाँ पल्लव। तो देखिए अब प्रायद्वीप का जो पूर्वी भाग था, प्रायद्वीप क्या होता है, चलिए वो जियोग्राफी में बताऊंगा। तो पूर्वी भाग था, उसमें सातवाहनों के बाद क्या किया कि जो कृष्ण गुंटूर क्षेत्र था, कृष्णा और गुंटूर नदियों के बीच का क्षेत्र था, कृष्णा नदी और गुंटूर नदी के बीच में, उसमें जो जनजाति थी एक जिसका नाम था इक्ष्वाकु जनजाति ने कब्जा कर लिया था। और इक्ष्वाकुओं को हरा करके उनकी जगह पे पल्लव आए। और इनका जो अधिकार क्षेत्र था पल्लव का, वो था कहां से कहां तक, वो था दक्षिणी आंध्र प्रदेश में से लेकर के, दक्षिणी आंध्रा से लेकर के उत्तरी तमिलनाडु तक, ये पल्लव वंश का क्षेत्र था, ठीक है, अधिकार क्षेत्र। पल्लव वंश का संस्थापक देखा जाए, जो वास्तविक संस्थापक था वो माना जाता है सिंह विष्णु को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसके अलावा सिंह विष्णु के का अगर समय काल देखा जाए, जब इनका टाइम पीरियड था शासन का, तो वो 574 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी राजधानी थी इस वंश की, वो राजधानी हुआ करती थी कांची, कुछ भी पढ़िए। राजधानी क्या थी, राजधानी थी कांची, ठीक है। इसके अलावा सिंह विष्णु के एक पुत्र थे जिनका नाम था महेंद्र वर्मन। और उन्हीं के शासनकाल में संस्कृत के जो महाकवि थे भारवी ने प्रसिद्ध ग्रंथ किराता अर्जुनियम की रचना की थी, ठीक है। किराता अर्जुनियम, इसका मैं इंपॉर्टेंट इसलिए मैं नाम लिख दे रहा हूं सीधा। देखिए उस ग्रंथ का नाम था किरातार्जुनियम, ये जा है अर्जुनियम, ठीक है। ठीक, किराता अर्जुनियम की रचना की थी किसने, इसकी रचना की थी भारवी ने, ऋषि भारवी ने। और भारवी किसके दरबार में थे, कवि भारवी थे महेंद्र वर्मन के दरबार में, ठीक है, ठीक। एक्सक्यूज मी, सॉरी, ठीक है। इसके अलावा नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सबसे यशस्वी राजा था, जिसका नाम था क्या,
नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन इनका एक प्रतापी राजा था इस वंश का। इसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ठीक है, याद रखना, नरसिंह वर्मन एक अकेला राजा है। अभी तक आपने पुलकेशिन द्वितीय को हारते नहीं देखा था कहीं पे। तो नरसिंह वर्मन ने क्या किया, पुलकेशिन द्वितीय को हराया। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को हराया और हराने के उपलक्ष्य में एक पुलकेशिन द्वितीय को हराने के उपलक्ष्य में एक जो है टाइटल लेता है, धारण करता है, जिसका नाम था वातापी कोंड। ध्यान रखिएगा, वातापी किस लिए, क्योंकि जो उनकी राजधानी थी चालुक्यों की वो वातापी थी ना, तो वातापी कोंड की उपाधि लेता है। कौन लेता है वातापी कोंड की उपाधि? कौन लेता है? नरसिंह वर्मन लेता है। ध्यान रखिएगा, धारणा नहीं धारण, सॉरी। ठीक है, इसके अलावा नरसिंह वर्मन ने 7 पैगोडा मंदिर है एक, नरसिंह वर्मन ने उसको बनवाया था। 7 पैगोडा आपने सुना होगा, 7 पैगोडा बोलते हैं शायद, पैगोडा हाँ, पैगोडा, 7 पैगोडा मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये है महाबलीपुरम नगर में, महाबलीपुरम नगर। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं अब अगले स्लाइड पे, क्योंकि यहाँ पे फुल हो चुका है, कहीं जगह नहीं है। अगले स्लाइड पे लिखते हैं, 10 सेकंड स्किप करिएगा वीडियो, ठीक है, तभी आप आगे पहुँचेंगे। थोड़ा लेट हो रहा है, थोड़ा लेट से स्लाइड चेंज होती है, थोड़ा सा ये इशू है, कुछ टेक्निकल इशू है, इसको मैं सही करवा लूँगा 1-2 दिन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो नरसिंह वर्मन ने क्या किया था? नरसिंह वर्मन ने 7 पैगोडा मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? महाबलीपुरम नगर में। ठीक है, इसके अलावा नरसिंह वर्मन, इसके बाद आता है नरसिंह वर्मन सेकंड। अब नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में देखते हैं। नरसिंह वर्मन सेकंड के समय में कांची का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण हुआ। कांची का जो कैलाश मंदिर हुआ, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण होता है। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण होता है कब? ये होता है नरसिंह वर्मन सेकंड के समय में, और जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं कांची कैलाश मंदिर को, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया? उसको करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसके अलावा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था। नरसिंह वर्मन सेकंड ने अपना एक दूत मंडल भेजता है। ये कहाँ पे? ये एक दूत मंडल भेजता है चीन में, और वो उसका काम क्या था? चीन जाना किस लिए? ताकि वो चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपत्तन में एक विहार निर्मित, इसको विहार बनवाना था। उसी के सिलसिले में इसने क्या किया? चीन भेजा अपना एक दूत मंडल। ठीक है, ठीक है, बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बस बहुत है इतना। चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं अब। इंपॉर्टेंट बहुत है, आयोग का पसंदीदा सब्जेक्ट है, ये पसंदीदा टॉपिक है, सॉरी, चोल वंश। हमेशा आपको क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं। चोल वंश का संस्थापक देखा जाए कि संस्थापक कौन था, तो चोल वंश का संस्थापक था, उसका नाम था विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। और इसकी जो टाइम पीरियड देखा जाए तो 846 ईस्वी से चालू होकर के ये जाता था 871 ईस्वी तक इसने राज किया था। 846 से 871 ईस्वी तक इसने राज किया। अब देखिए, अब इनका जो चोलों का प्रारंभिक इतिहास है वो संगम युग से आरंभ होता है, लेकिन जो इनका उत्कर्ष है, राजनीतिक उत्कर्ष है, वो 9वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। इसीलिए इसके बारे में हम 9वीं शताब्दी के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, इनके पास एक शक्तिशाली नेवी थी, पावरफुल नेवी। ठीक है, नेवी लिख दूं? पावरफुल नेवी लिख देता हूं।
पावरफुल नेवी थी इनके पास, ठीक है। और इस पावरफुल नेवी का इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इस्तेमाल किया और हिंद महासागर क्षेत्र में उसी के दम पर एक समुद्री व्यापार का मार्ग बनाया और श्रीलंका तथा मालदीव को जीत लिया। पावरफुल नेवी की वजह से इसने श्रीलंका और मालदीव इनको क्या किया, जीत लिया, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए इनकी राजधानी कहां पे थी, इनकी राजधानी थी तंजौर। तंजौर आज भी है, बस उसका नाम चेंज हो गया है, तंजाउर हो गया है, तंजाउर हो गया है, पहले इसका नाम था तंजौर, सॉरी, अच्छा रुकिए इसे लिख देता हूं, क्या नाम था पहले इसका, तंजौर नाम था। तो तंजौर इनकी राजधानी हुआ करती थी। राजराज प्रथम को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संस्थापक तो विजयालय था, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक वो माना जाता है राजराज प्रथम को, ठीक है। राजराज प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने क्या किया था, संपूर्ण दक्षिण भारत में अपना विजय परचम लहराया था। किसने, राजराज प्रथम ने। पूरे के पूरे दक्षिण भारत को इसने जीत लिया था। राजराज प्रथम ने ही शैलेंद्र साम्राज्य के खिलाफ एक नौसैनिक अभियान का नेतृत्व करता है और अपने व्यापार को चीन तक फैलाता है। कौन, राजराज प्रथम। इतना सब कुछ नहीं मैं आपको करवाने वाला हूँ, बस आपको ये ओरली बता दे रहा हूँ, एक कहानी आपके माइंड में आ जाए बस। बाकी ये क्वेश्चन ये सब नहीं पूछा जाएगा कि चीन तक कैसे किया, या फिर जो है इसने श्रीलंका को कैसे जीता, ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन जो आपके आएंगे बस जो मैं यहाँ पे करता जा रहा हूँ, इसी को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, अच्छे से रट के रख लीजिए। क्वेश्चन यहीं से आना है और कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। तंजौर में एक प्रसिद्ध मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर। उसकी स्थापना किसने की थी, उसकी स्थापना की थी राजराज प्रथम ने। राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है। राजराजेश्वर मंदिर है तंजौर के अंदर, ठीक है। राजराजेश्वर मंदिर है तंजौर के अंदर, जिसका नाम अगर देखा जाए तो बृहदेश्वर शिव मंदिर आपने सुना होगा, बृहदेश्वर शिव मंदिर। तो बृहदेश्वर शिव मंदिर की स्थापना किसने की थी, इसको की थी राजराज प्रथम ने इस मंदिर को बनवाया था। और ये है कहां पे, ये है तंजौर में, ठीक है। इसके अलावा भगवान शिव की जो नटराज वाली मूर्ति है वो इसी के युग से, चोल वंश से ही संबंधित है। नटराज की मूर्ति है ना, जिसमें भगवान शिव नाच रहे हैं, तो नटराज की जो मूर्ति है वो संबंधित है किससे, इसी जो है वंश से संबंधित है, राजराज प्रथम से संबंधित है, ठीक है। अब चलिए, एक शैली है जिसका नाम है गोपुरम शैली, ठीक है। उसका भी जन्म यहीं से हुआ था। तो गोपुरम शैली का जन्म जो हुआ था वो कहां से हुआ था, वो हुआ था चोलों से, ठीक है। गोपुरम शैली का जन्म जो हुआ था वो हुआ था कहां से, वो हुआ था चोलों से, ठीक है। इसके अलावा जो आज आप पंचायती राज का सिद्धांत देखते हैं, पंचायती राज का सिद्धांत वो लिया कहां से गया है, वो लिया गया है पंचायती राज का सिद्धांत, वो लिया गया है चोल वंश से। कहां से लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेखपाल के लिए पढ़ा रहा होता तो मैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलता। पंचायती राज का सिद्धांत वो किस वंश से लिया गया है, वो लिया गया है चोल वंश से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस काल में जो स्थानीय स्वशासन था वो काफी फला फूला था। फला फूलता था का मतलब कि काफी ग्रो कर चुका था, ठीक है। अब राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद राजेंद्र प्रथम गद्दी पे बैठता है, राजेंद्र प्रथम गद्दी पे बैठता है। और राजेंद्र प्रथम का शासनकाल अगर देखा जाए तो ये 1014 ईस्वी से लेकर के 1044 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। 1044 ईस्वी तक माना जाता है।
राजेंद्र प्रथम, सॉरी, ठीक है। अब राजेंद्र प्रथम ने 1017 में संपूर्ण श्रीलंका को जीत लेता है और वहां का जो शासक था महेंद्र पंचम उसको बंदी बनाकर रख लेता है, ठीक है। और नौसेना की अपनी जो इनकी नेवी थी उसकी श्रेष्ठता ये सिद्ध करता है। कैसे? इसने अरब सागर में एक द्वीप है, एक आइलैंड है जिसका नाम है सेडिमेंटिव आइलैंड है, उसको भी ये जीत लेता है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा लिख लेते हैं। एक आइलैंड है, हिंदी में लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा सदिमंतिव द्वीप, सदिमंतिव द्वीप, और जो है कहाँ, ये है अरब सागर में। इसको भी जीत लेता है कौन? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रसाद नहीं, ठीक है। इसके अलावा अब कुछ और अन्य तथ्य हैं, उसको देख लीजिए, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? देखिए, जो पूरा का पूरा चोल साम्राज्य था वो 4 प्रांतों में बटा हुआ था। इसको मैं क्यों बता रहा हूं सर? आप बाकी के साम्राज्य के बारे में तो आप नहीं बताए। देखिए, पिछले साल एसएससी में 3 क्वेश्चन आए थे यहां से, मतलब एसएससी के सारे एग्जाम्स को देख लिया जाए तो 3 क्वेश्चन आए थे। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था, ठीक है। 6 प्रांत कौन कौन से थे? सॉरी, 6 प्रांत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रांत को मंडलम कहा जाता था, प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम उसके बाद कोट्टम में विभक्त था। मंडलम के बाद जो अगली चीज आती थी, अगले लेवल का जो डिवीजन था उसको बोलते थे कोट्टम। कोट्टम के बाद आता था नाडु। आप कहेंगे सर ये याद कैसे होगा? यार रोज देखते रहेंगे तो याद क्यों नहीं होगा, ठीक है। नाडु, और नाडु के बाद आता है कुर्रम, ठीक है। तो इस तरीके से चोल साम्राज्य बटा हुआ था। चोल साम्राज्य का पूरा जो प्रशासन स्तर था वो इस प्रकार से बटा हुआ था। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे, और अगली स्लाइड पे भी चोल साम्राज्य खत्म नहीं हुआ है, फिर से देखेंगे चोल साम्राज्य के बारे में ही, ठीक है। 10 सेकंड आप स्किप करोगे और पहुंचोगे अब अगली स्लाइड पे, क्योंकि स्लाइड चेंज होने में थोड़ा टाइम ले रहा है यार, है? 10 सेकंड क्या, थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया है, रुकिए। एक स्लाइड और, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी वो थी क्या? ग्राम प्रशासन। मतलब ग्राम प्रशासन क्या, उसी को बोल दीजिए स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार वो एक महत्वपूर्ण जो अगर देखा जाए विशेषता है उसमें से एक है, ठीक है। चोल अभिलेखों में जो मोटे तौर पे लिखा गया है कि 3 प्रकार की ग्राम सभाएं थी उसमें। एक उर, एक को बोलते थे उर। उर के बाद आता था सभा या महासभा, सभा या महासभा। इसके बाद आता था सभा या महासभा के बाद क्या आता था? नगरम, ठीक है, नगरम। तो जो नगर थे, ठीक है, नगरम बेसिकली देखा जाए तो व्यापारियों की सभाओं को कहा जाता था। नगरम किसको कहा जाता था? जहां पे व्यापारी रहते थे, व्यापारियों की सभा को नगरम बोला जाता था, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा का जो माध्यम था, एक चीज मुझे अच्छी लगती है इनके यहाँ की, कि जो शिक्षा का माध्यम था आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तमिल होना चाहिए, क्योंकि ये नीचे थे, है ना, तमिल क्षेत्र में थे। शिक्षा का माध्यम तमिल ना हो करके क्या था? संस्कृत था, ठीक है। मैंने तमिल क्यों लिखा वहां पे तमिल ना होकर के? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तमिल ना होकर के क्या था? संस्कृत था, ठीक है। इसके अलावा जो विष्णु के उपासक थे वो क्या कहलाते थे? और जो शिव, 2 तरह के उपासक थे। एक थे, सॉरी इरेज करने दीजिए,
इरेजर कहाँ है, ठीक है। जो विष्णु के उपासक थे, एक विष्णु के उपासक और दूसरे शिव के उपासक। तो विष्णु के उपासकों को कुछ और बोला जाता था, शिव के उपासकों को कुछ और बोला जाता था। विष्णु के उपासक अलवर कहलाते थे, अलवार, तलवार नहीं अलवार, ठीक है। विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे और वहीं जो शिव के उपासक थे वो नयनार कहलाते थे, ठीक है। दो चीजें होगी। इसके अलावा लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, इसके बाद मैं ठीक है। चोल शासन काल में जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं, जो उसका आर्किटेक्चर है, उसका एकदम चरम पे थी, वो उत्कर्ष के चरम पे थे। और जो इस काल में स्थापत्य की जो शैली विकसित हुई उसको बोला जाता है द्रविड़ शैली। जो आर्किटेक्चर की शैली विकसित हुई उसको बोला जाता है द्रविड़ शैली। तो चोल राजाओं को ही द्रविड़ शैली विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। और इस शैली की जो एक विशेषता होती है वो क्या होती है, जैसे मंदिर का जो गर्भगृह है उसके बाद क्या होता था, कई मंजिलों का निर्माण किया। आपको दक्षिण भारत के देखिए मंदिर देखिए, कई सारे मंजिल मिलेंगे, है ना, कई सारे मंजिल के मंदिर मिलते हैं। तो मंजिलें कितनी होती थी द्रविड़ शैली में, मंजिलें कितनी होती थी, मंजिलें होती थी 5 से 7, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, ये जो 5-7 मंजिलें होती थी, इसी वजह से इसको विमान शैली भी बोला जाता है, क्योंकि काफी बड़ा हो गया ना। आपको प्रयागराज में भी एक शंकर विमान मंडपम करके बड़े हनुमान जी के सामने एक मंदिर दिखता है जो द्रविड़ियन शैली में बनाया गया है। वहां पे जा करके आप एक बार द्रविड़ शैली के बारे में समझ सकते हैं, जो भी बच्चे प्रयागराज के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा किसके, चोल वंश के बारे में, ठीक है। शायद अब हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, हाँ ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आ जाइए, आपके थ्योरी होती है समाप्त। काफी लंबा हो गया है ना, क्या करें यार, इतना सारा था, एक ही लेक्चर में कवर करना था, तो अब कुछ छोड़ सकते नहीं थे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी इसलिए कुछ छोड़ नहीं सकते थे। तो क्या किया मैंने, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया। चलिए आज का क्वेश्चंस करते हैं। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य या संस्कृत साहित्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल साहित्य। तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं आपके श्रीकालहस्ती, तिरुपति, हम्पी या भद्राचलम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हम्पी, ठीक है। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है। और ये भगवान शिव को मंदिर समर्पित है। ये जो मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, ये इसमें किस देवता की पूजा होती है? ये होती है भगवान शिव की, शिव भगवान की पूजा होती है, ठीक है। और ये मंदिर जो है ये कहाँ पे है? ये मंदिर तुंगभद्रा नदी के किनारे है। लिख दो, तुंगभद्रा नदी के किनारे है ये मंदिर, ओके। चलती है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शंस आपके हैं राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, अधिराज प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रथम, ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण करवाया था। और ये अपने गंगा घाटी में जो अभियान किया था इसने, उसकी सफलता के उपलक्ष्य में इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था गंगे कोंड। वो आई थिंक इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी मैं आपको आगे उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस क्या हैं आपके? वेल्लन, वगाई, साला भोगा, पल्ली छांदम, ब्रह्मदेह। आप कहेंगे सर ऐसे ऐसे ऑप्शन से याद कैसे होगा? याद रख लो यार, कोई ऑप्शन नहीं है, पल्ली छांदम, ठीक है। पल्ली छांदम बोलते थे जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को, ठीक है। और गैर जो ब्राह्मण थे, बेलन गाई किसको बोलते थे? ये बोलते थे गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली दान, गैर ब्राह्मणों को दिया गया दान। वो क्या होता था? वो होता था वेल्लन वागई। और जो साला भोगा किसको बोलते थे? जो स्कूलों को पैसा स्कूलों को दान दिया जाता था, स्कूलों को स्कूलों या विद्यालयों की व्यवस्था के लिए जो दान में दान दिया गया दान, ठीक है।
को दिया गया दान होता था क्या, वो होता था साला भोगा। ठीक है, और ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता था ब्राह्मणों को दान की हुई भूमि, ठीक है, वो किसको बोला जाता था, वो बोला जाता था ब्रह्मदेव को। और जैन सभाओं को जो दिया जाता था उसको बोलते थे पल्ली छांदम। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पाल वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शंस हैं आपके देवपाल, रामपाल, गोपाल, महिपाल। आई डोंट थिंक कि आपका ये गलत होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी गोपाल, चिल्ला चिल्ला के बताया हूं, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? आंख बंद करके इसका आंसर आपको आना चाहिए। मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था बंगाल बंगाल बंगाल, है ना। बंगाल में शशांक राजा के बाद और उसके क्या नाम है, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ना, हर्षवर्धन के बाद क्या हुआ कि वहां पे कि जो सामंत थे, वहां के जो मंत्री थे, वहां के जो बड़े बड़े लोग थे, वो सब मिलकर के किसको, गोपाल को बैठा देते हैं गद्दी के ऊपर और वो बन जाता है वहां का राजा। तो पूर्वी बंगाल तो पूर्व में ही है ना अपने, पश्चिम बंगाल किस लिए नाम बोलते हैं? आपको सर उसको तो पश्चिम बंगाल बोलते हैं। अगर आप इतने सिली क्वेश्चन पूछोगे तो भैया आपका एग्जाम कभी नहीं निकलने वाला। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल क्यों बोलते हैं उसको। ठीक है, चाहे तो ना पश्चिम बंगाल, लेकिन वो स्थित है पूर्व में। ठीक है, अब क्यों है वो आप जानिए, मैं नहीं बताऊंगा। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में संबंधित है? तो राइट आंसर है आपका पूर्वी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? ऑप्शंस हैं तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या तुगलक वंश। जितने भी लोगों ने अगर थोड़ा सा भी मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पता होगा तो वो तीन ऑप्शन तो ऐसे ही निगलेक्ट कर देंगे, खिलजी, सैयद और तुगलक को। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए तोमर वंश। तोमर वंश का दिल्ली पर शासन था। मैंने बताया भी था आपको कि तोमर वंश ने ही दिल्ली जो राज्य है, दिल्ली जो नगर है, उसकी स्थापना की थी। इसका नाम दिल्ली नहीं हुआ करता था, इसका नाम हुआ करता था दिल्ली का। ठीक है, तो इसका शासक कौन था उस समय पे? उस समय एक शासक था जिसका नाम था अनंतपाल तोमर, अनंतपाल तोमर। और इसका शासनकाल अगर देखा जाए तो शासनकाल इसका जो पता चलता है वो 1130 से 1145 ईस्वी तक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 12वीं शताब्दी की शुरुआत में कौन है, दिल्ली पे शासन कौन कर रहा है? अनंतपाल तोमर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए तोमर वंश। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? ऑप्शंस हैं चोल, पल्लव, चंदेल या कुषाण। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी चंदेल। चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया है। खजुराहो क्या है? खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम है। ठीक है, और खजुराहो के जो मंदिर है उसको बनवाया किसने था? चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। ठीक है, तो आई थिंक यहीं पे आपका ये आज का सेशन हो रहा है समाप्त। आई होप कि आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा, आपके क्वेश्चन बन जा रहे होंगे और आपने नोट्स प्रॉपर बना रखी होगी। और मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम शुरुआत करेंगे सल्तनत काल से। हाँ, सल्तनत काल ही शायद आपका है, सल्तनत काल ही है। सल्तनत काल आपका अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक हम कल से सल्तनत काल पे आएंगे और इस तरह से पढ़ेंगे और सिर्फ पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे। ठीक है और एक दिन एग्जाम में फोड़ देंगे। ठीक है, एंड वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड प्लीज शेयर माई यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।